नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू इंस्पायर स्टडी। मेरा नाम है अभिषेक सिंह। आज के सेशन में हम लोग फिर से चर्चा करेंगे करंट अफेयर के क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने किस राज्य में स्वर्ण भंडार की पुष्टि की है? ए राजस्थान, बी हरियाणा, सी उत्तर प्रदेश, डी बिहार। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बिहार। भारतीय भू सर्वेक्षण ने एक सर्वेक्षण में कहा गया है कि बिहार के जमुई जिले में 27.6 टन खनिज युक्त अयस्क सहित 222.88 मिलियन टन का सोना भंडार मौजूद है। बिहार के नीतीश कुमार सरकार ने अब भारत के सबसे बड़े सोने के भंडार के रूप में कहे जाने वाले अन्वेषण के लिए अनुमति देने का फैसला किया है। राज्य का खनन और भूविज्ञान विभाग जमुई में सोने के भंडार की खोज के लिए जीएसआई और राष्ट्रीय खनिज विकास निगम एनएमडीसी सहित अन्वेषण में लगी एजेंसियों के साथ परामर्श कर रहा है। शीर्ष अधिकारी ने कहा कि सर्वेक्षण ने निष्कर्षों का विश्लेषण करने के बाद परामर्श प्रक्रिया शुरू हुई थी, जिसमें जमुई जिले के कारमाटिया, झाझा और सोनो जैसे क्षेत्रों में सोने की उपस्थिति का संकेत दिया गया है। बिहार सरकार ने 1 महीने के भीतर जी3 प्रारंभिक चरण की खोज के लिए एक केंद्रीय एजेंसी या एजेंसियों के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने की संभावना है, यह कहते हुए कि कुछ क्षेत्रों में जी2 सामान्य अन्वेषण भी किया जा सकता है। बिहार की राजधानी क्या है? पटना। और बिहार के राज्यपाल फागू चौहान, और बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस जहाज को सेवा मुक्त किया है? ऑप्शन INS विक्रांत, INS संधायक, INS गोमती और डी INS विक्रमादित्य। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, INS गोमती। INS गोमती को कैप्टन सुदीप मलिक की कमान में नेवल डॉकयार्ड से सेवामुक्त किया गया है। INS गोमती का नाम जीवंत नदी गोमती से लिया गया है। 16 अप्रैल 1988 को तत्कालीन रक्षा मंत्री केसी पंत द्वारा मंझगांव डाक लिमिटेड, बॉम्बे में कमीशन किया गया था। गोदावरी क्लास गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट्स का तीसरा जहाज INS गोमती भी पश्चिम बेड़े का सबसे पुराना योद्धा था जब उसे सेवामुक्त किया गया था। सेवा के दौरान INS गोमती ने कैक्टस, पराक्रम और इंद्रधनुष सहित कई अभियानों में भाग लिया है। कई द्विपक्षीय और बहुपक्षीय सैनिक अभ्यास किए। INS गोमती को राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा में उल्लेखनीय भावना और शानदार योगदान के लिए 2007 और 8 में और फिर 2019 और 20 में भी 2 बार प्रतिष्ठित यूनिट प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया है। हाल ही में किस राज्य में कठुआ बायोटेक पार्क का उद्घाटन किया गया है? ऑप्शन उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, जम्मू कश्मीर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कठुआ के पास घाटी में निर्मित उत्तर भारत के पहले औद्योगिक बायोटेक पार्क, इंडस्ट्रियल बायोटेक पार्क का उद्घाटन किया। कठुआ में औद्योगिक बायोटेक पार्क अर्थव्यवस्था को बदल देगा और वैज्ञानिकों को जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने में सक्षम बनाएगा। सक्षम बुनियादी ढांचा नवाचार की एक नई लहर को बढ़ावा देगा और स्वास्थ्य और शिक्षा से लेकर सौंदर्य प्रसाधन और सामग्री तक विभिन्न क्षेत्रों को प्रभावित करेगा। बायोटेक के बारे में जानते हैं। उपराज्यपाल ने कहा कि नई बायोटेक क्षमताओं और नवाचार के साथ जम्मू कश्मीर 3500 से अधिक औषधीय पौधों की प्रजातियों के साथ सबसे प्रभावी तरीके से बाजार के लाभों का दोहन करने में सक्षम होगा और किसानों को अधिक आय उत्पन्न करने में मदद करेगा। नई औद्योगिक विकास योजना ने जम्मू कश्मीर को अब तक 38,800 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश प्राप्त करने में सक्षम बनाया है, जिसमें किसी न किसी तरह से बायोटेक क्षेत्र से जुड़ी 338 औद्योगिक इकाइयों के प्रस्ताव भी शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसलमेर में भारत की पहली पवन सौर हाइब्रिड बिजली सुविधा किसने शुरू की है? ऑप्शन अडानी ग्रीन, टाटा, रिलायंस
और डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अडानी ग्रीन। अडानी ग्रीन की सहायक कंपनी अडानी हाइब्रिड एनर्जी जैसलमेर वन लिमिटेड ने जैसलमेर में 390 मेगावाट की पवन सौर हाइब्रिड बिजली सुविधा शुरू की है, जिसने भारत के हरित प्रयास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। यह संयंत्र भारत की पहली हाइब्रिड पवन और सौर ऊर्जा उत्पादन सुविधा होगी। हाइब्रिड पावर प्लांट जो सौर और पवन उत्पादन को जोड़ता है, बिजली की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए उत्पादन अंतराल को समाप्त करके और अधिक स्थिर विकल्प प्रदान करके अक्षय ऊर्जा की पूरी क्षमता को अनलॉक करता है। इस हाइब्रिड पावर प्लांट का उद्घाटन भारत की दीर्घकालिक ऊर्जा आकांक्षाओं की दिशा में एक छोटा कदम है। यह परियोजना अडानी ग्रीन की पहली निर्माण सुविधा का हिस्सा है, जिसे विदेशी बैंकों द्वारा वित्त पोषित किया गया था। यह प्रभावशाली है कि वैश्विक महामारी की अनिश्चितता के बावजूद परियोजना को प्रभावी ढंग से पूरा कर लिया गया है। AGEL के पास अब संयंत्र की सफल कमीशनिंग के कारण 5.8 गीगावाट की परिचालन क्षमता है। IGEL का 20.4 गीगावाट का समग्र नवीनीकरणीय पोर्टफोलियो इसे 45 गीगावाट क्षमता के अपने 2030 के लक्ष्य को पूरा करने के लिए ट्रैक पर रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में माउंट एवरेस्ट दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन 29 मई, 2 जून, 1 अगस्त, 1 अक्टूबर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 29 मई। नेपाल द्वारा प्रतिवर्ष 29 मई को माउंट एवरेस्ट दिवस के रूप में आयोजित किया जाता है। ध्यातव्य है कि 29 मई 1953 के न्यूजीलैंड के पर्वतारोही एमंड हिलेरी और उनके तिब्बती गाइड तेंजिंग नोर्गे द्वारा पहली बार माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की गई थी। इस पर्वत को तिब्बत में चोलुमुंगा और नेपाल में सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। माउंट एवरेस्ट दिवस नेपाल के पर्वत पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करता है। नेपाल और तिब्बत चीन एक स्वायत्त क्षेत्र के बीच स्थित तकरीबन 8,848 मीटर ऊंचा माउंट एवरेस्ट हिमालय पर्वत श्रृंखला की एक चोटी है, जिसे पृथ्वी का सबसे ऊंचा बिंदु माना जाता है। इसकी वर्तमान आधिकारिक ऊंचाई 8,848 मीटर है, जो कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी कि POK में स्थित विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी K2 से 200 मीटर अधिक ध्यातव्य है कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में स्थित K2 पर्वत की आधिकारिक ऊंचाई 8,611 मीटर है। इस पर्वत का नाम भारत के पूर्व महासर्वेक्षक जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर रखा गया था। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।